नमस्कार दोस्तों, ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज मैं एसटीईटी 2019 का एक वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि आज एक ऐसा ही केस सामने आया है जो बिल्कुल एसटीईटी यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 से मिलता जुलता है। जो मुद्दा रहा है कि नोटिफिकेशन का पालन करो, और मैंने कई बार बिना किसी पूर्वाग्रह के एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ बातें कही थी। आप जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चूंकि आज अखबार में कुछ ऐसा ही न्यूज़ था जो एसटीईटी 2019 के केस को प्रभावित कर सकता है, तो चलिए हम जानते हैं कि वो न्यूज़ था क्या। देखिए, आज के एक अखबार में छपा हुआ है, एपीओ पीटी रिजल्ट संशोधित करे बीपीएससी हाई कोर्ट। क्या लिखा हुआ है? राज्य में 553 सहायक अभियोजन पदाधिकारी की बहाली के लिए जारी विज्ञापन से बाहर जाकर न्यूनतम योग्यता के आधार पर पीटी रिजल्ट निकालने को पटना हाईकोर्ट ने अनुचित कर दिया है। साथ ही बीपीएससी को 27 अप्रैल को जारी पीटी के रिजल्ट को संशोधित करने का निर्देश दिया है। सोमवार को न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन में दी हुई शर्तों के मुताबिक ही रिजल्ट निकाले। तो आपने ये अखबार ये देख लीजिए, इसे क्या है, अब इसे पूरा पढ़ सकते हैं। मैंने मुख्य बातों को इसमें पढ़ दिया, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने पहले बोला था कि चाहे वो कोई भी हो, मेरिट हो अनमेरिट हो, यदि वो विज्ञापन के शर्तों से बाहर जाकर उनकी बहाली हो भी जाती है तो भी कहीं ना कहीं जीवन के किसी मोड़ में उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मैंने एक रेफरेंस भी दिया था कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी हो गई, कहीं कहीं से छोड़ के नौकरी किए क्योंकि सरकार ने बहाली नोटिफिकेशन के विरुद्ध कर दी थी। और वो सरकार ज़रूरी नहीं कि बिहार की हो, बिहार या झारखंड का कोई मामला था। और आज क्या हालत है कि कई लोगों को ये नहीं पता कि रिवाइज रिजल्ट में वो आ भी पाएंगे कि नहीं, नौकरी रहेगी कि नहीं। कुल मिला के अभ्यर्थियों का नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस है कि किसी भी संविधान, गैजेट, ये नोटिफिकेशन संविधान ही होता है। रूल एंड रेगुलेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लिखित रूप से वो संविधान होता है, उसका पालन उसको करना पड़ता है। उसका उल्लंघन करते हैं तो जो लोकतांत्रिक भावना का सीधा सीधा उल्लंघन होता है। तो जैसा कि आपने देख लिया और आप कयास लगा सकते हैं, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा तो इसको भीड़ तंत्र की वजह से बना दिया गया। क्यों? आप जैसा देख ही रहे होंगे, हमारी सरकार जातीय जनगणना के लिए पीएम से मिलने जा चुकी है क्योंकि विकास कार्य बिना जाति देखे तक लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। तो यूथ को समझना होगा कि सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं बोलता हूं, किसी एक को नहीं बोलता हूं, ज़्यादातर क्या होता है कि लोग भीड़ को देखते हैं क्योंकि भीड़, वोटिंग का इक्वल राइट्स है सबको। तो जितनी भीड़ उतने ज़्यादा वोट, और सरकार बने रहने की उतनी ही ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो यहाँ भी वही हो रहा है। सीधा सीधा नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ था उसका पालन होता तो नौकरी अब तक लग भी गई होती। लेकिन सरकार को नौकरी देना है या नहीं देना है तो सरकार से जाकर के पूछिए। लेकिन इससे जिस यूथ की बात सरकार करती है वो यूथ ठगे रहते हैं, क्योंकि उनकी यूथ, उनकी जवानी जो है वो तो बर्बाद हो रही है सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार में। कम से कम इस बहाली को जल्दी से जल्दी करके, सही ढंग से कर करके निपटाए ताकि आगे आने वाले लोगों को भी फ़ायदा हो। क्या है, 10 साल में, 8 साल में एसटीईटी होता है। यदि इस बिहार के एजुकेशन क्वालिटी को बनाए रखना है तो उन्हें कम्पिटिटिव वे में अगर वो एग्ज़ाम ले सीटों के बराबर, तो हर साल एसटीईटी आयोजित हो सकती है। बीएड करने वालों को या जो बाद में बीएड करेंगे उनको भी ये उम्मीद जगेगी कि अगर हम अपने टैलेंट पे ध्यान देंगे तो हमें हर वर्ष मौका मिलेगा, बजाय कि 5 साल 10 साल इंतज़ार करने का। तो आप समझ गए कि जो बयान था, जो डेटा था, उसमें क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है। एसटीईटी केस में आगे चलकर क्या होने वाला है, क्योंकि हर बार तो हाईकोर्ट का ही डंडा चलता है। सरकार तो जैसे कि इंतज़ार कर रही होती है कि हाईकोर्ट बोलेगा तभी हम कुछ करेंगे, वरना तो हम किसी के खिलाफ कोई फैसला देंगे नहीं, क्योंकि इससे हमारा वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। मैंने आपको ये न्यूज़ बता दिया, पहले के वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, ये जो मेरिट अनमेरिट की बात है, अनमेरिट कोई मतलब ऐसा थोड़ी है। जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें मूल्यांकन होता है। किसी खास समय में
किसी विशेष सब्जेक्ट में किसी खास व्यक्ति की उन परिस्थितियों में उनका इवैल्यूएशन होता है। तो जो आज अनमेरिट में है कल मेरिट में आएगा। आज इस नौकरी के लिए इससे अच्छा नौकरी मिल सकता है। आज मेरिट में है वो भी कल को किसी अच्छे पोस्ट में जा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जो आंदोलन देखा गया है या जो होने वाला है, इससे क्या होता है कि देखिए, सरकार को देखना चाहिए था, यूथ को, सरकार को देखना चाहिए था, सबको लेकर चलना चाहिए, लेकिन पालन करना चाहिए उन नियमों का जिसको उसने खुद बनाया होता है। नोटिफिकेशन का यदि पालन सरकार नहीं करेगी तो सरकार की क्रेडिबिलिटी घटेगी। तब तो कोई भी भीड़ बनाकर ये कहेगा कि यहाँ तो नोटिफिकेशन का ही पालन नहीं होता, हम भीड़ बनाकर धरना दे के सरकार को मजबूर कर लेंगे। और ज़्यादातर मीडिया वाले हैं वो भी भीड़ देख करके जाते हैं। सबको भीड़ चाहिए, बिजनेसमैन को भी भीड़ चाहिए अपनी दुकान में ताकि ज़्यादा सामान बिके, नेता को भी भीड़ चाहिए ताकि उसकी सत्ता बनी रहे, मीडिया को भी भीड़ चाहिए ताकि उसकी टीआरपी बनी रहे। लेकिन लोकतंत्र का मतलब भीड़ तंत्र नहीं होता है। इसलिए मैंने इस मुद्दे पर बात कही क्योंकि कल को आगे चलकर अगर नोटिफिकेशन के विरुद्ध बहाली होती है तो नेता का क्या है, समय मिले तो पद चेंज पार्टी में, और अगर ऐसा ना हो तो पार्टी चेंज। लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या जो लंबी चौड़ी पढ़ाई करते हैं केवल एक लक्ष्य को पाने के लिए, और नौकरी पाने के बावजूद भी वो इस आशंका में ज़िंदगी जिएंगे कि कल क्या होगा या नहीं होगा। तो खैर, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आपको मुद्दा क्लियर है। और बीपीएससी एपीओ पीटी के रिज़ल्ट में भी हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप नोटिफिकेशन से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। STET 19 में भी यही फैसला आएगा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ। और दूसरी बात, मैंने नियोजन पर भी ये बात बोला कि जो नियोजन होता था वो आदम ज़माने का बात था, 2012, जिस समय उतना डिजिटल इंडिया नहीं हुआ था, उतना नेट सुविधाएं नहीं थी। महीने भर में जितना पैसा खर्च करके 1 या 2 GB इस्तेमाल करते थे, आज तो 1 दिन में उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्थितियाँ बदल गई हैं। एक ही व्यक्ति से 100 जगह दौड़ाना भगाना, फ़ोटोकॉपी मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स का करवाना लाना ले जाना, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर था कि सबको ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया जाता, जो उसके योग्य हैं उनको मिलता, और बाकी बचे सीटों के लिए फिर से मेरिट लिस्ट निकाला जाता। तो एक सही रास्ते पर जा रहा था, लेकिन किसी ने बयान दे करके उसको बिगाड़ दिया है। अब आपको तय करना है, वोट आपको देना है। उन नेता मंत्री की भी गलती बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं, सरकार की कोई गलती नहीं है। उनको पता है कि हमारे जो लोग हैं वो अपने निहित स्वार्थ के लिए वोट देते हैं। वो वोट देने से पहले अपने कुछ निहित पूर्वाग्रहों के चलते वोट देते हैं। उनको देश से पहले, देखिए, देश सर्वोपरि होता है। आप अफगानिस्तान का हालत देख लीजिए। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। सहयोग की भावना से चलिएगा तो सबको फ़ायदा होगा। इसके बहुत मायने होते हैं। नेता का क्या है, जितना बांट सके उतना बांटेंगे, जितना ध्रुवीकरण कर सके उतना ध्रुवीकरण करेंगे, और वहाँ से अपने कैंडिडेट खड़ा करके सत्ता पर काबिज रहेंगे, सत्ता बनाए रहेंगे। यदि शिक्षा व्यवस्था सुधर गई तो क्या लोग उनसे सवाल नहीं करेंगे? बिल्कुल सवाल करेंगे। जैसे अमेरिका में डिबेट होता है, क्या करेंगे ये नहीं करेंगे उस पर डिबेट नहीं होना चाहिए, कैसे करेंगे, आपका रोड मैप क्या है, कितना बजट होना चाहिए। खैर, मैं इस सब बातों पर बात अब नहीं करूँगा। मुख्य रूप से मुझे यही कहना था। और बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे NTPC की कर रहे हों, ग्रुप D की कर रहे हों, या किसी और एग्ज़ाम बैंकिंग की कर रहे हों, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आप इसके प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगर ये आपके काम की जानकारी हो तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि सही अवेयरनेस ही लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, और जो लोग घर में बैठे हैं लॉकडाउन की वजह से, उनको भी सही तौर से कुछ नॉलेज हो जाए, यही मकसद हर व्यक्ति का होना चाहिए। एक ज्ञानात्मक समाज की ओर अग्रसर होना ही एक शिक्षक का भी धर्म है और शिक्षार्थी का भी धर्म है। जय हिंद, जय भारत।